लास्ट क्लास में हमने देखा था सेल वॉल के बारे में। सेल वॉल के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स देखे थे हमने, कैसे ये सेल वॉल बना है, सेल वॉल पे क्या इफेक्ट है केमिकल्स का, पेनिसिलिन का, लाइसोजाइम का देखा था हमने, राइट। उसी में आज हम सेल मेम्ब्रेन की बात करेंगे, अदर सेल ऑर्गेनल्स ऑफ बैक्टीरिया की बात करेंगे। लेकिन एक और भी क्वेश्चन आता है कि यदि हम सेल वॉल से ही बात कर रहे हो बैक्टीरिया का, तो ये भी क्वेश्चन आता है कि भाई एल फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया क्या होती है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है, आइए उसको डिस्कस करने के बाद हम फिर सेल मेम्ब्रेन की बात करेंगे। क्या है क्वेश्चन आता है, हम बात करते हैं एल फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया। अब इस एल फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया, इसकी कंपैरिजन हो जाती है किसके द्वारा, एक और ऑर्गेनिज्म है, नाम सुना होगा, यस आई एम टॉकिंग अबाउट द माइकोप्लाज्मा। हाँ, और दूसरी बात मैं ये बोल लूं कि भाई कॉमन जो हमने बैक्टीरिया पढ़ा है उसके अंदर, तो ये तो हमें याद है कि जो बैक्टीरियल सेल वॉल की यदि हम बात करें, नॉर्मल बैक्टीरियल सेल वॉल, तो ये बना है किस चीज से, पेप्टिडोग्लाइकॉन, पेप्टिडोग्लाइकन, ये तो डिटेल पढ़ा था हम लोगों ने, राइट। और ये सेल वॉल कॉमन है, पेप्टिडोग्लाइकॉन दोनों में है, ग्राम पॉजिटिव में भी है, ग्राम नेगेटिव में भी है, राइट। नाउ वी टॉक अबाउट दिस एल फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि एल फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया बैक्टीरियल सेल वॉल नॉर्मल बैक्टीरियल सेल वॉल से कैसे डिफरेंट है। तो याद रखना है, ये जो एल फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया है ये क्या है, इसके पास वॉल नहीं है, बोलते हैं ये वॉल लेस बैक्टीरिया है, इसके पास सेल वॉल नहीं होता। इज इट क्लियर। जबकि जो नॉर्मल बैक्टीरिया की यदि हम बात करें तो यहां पे क्या देखा, यहां पे हमारे पास जो सेल वॉल है वो बनी है पेप्टिडोग्लाइकॉन की, मतलब कि यहां पे सेल वॉल प्रेजेंट है, यहां सेल वॉल एब्सेंट है। तो लोगों ने कहा कि भाई क्या लगता है इस माइकोप्लाज्मा में क्या होता है, बिल्कुल सही है, यहां भी सेल वॉल एब्सेंट होती है, नहीं होती है। अब ये किसके जैसा है, ये बिल्कुल लाइक है किसके, सेल वॉल नहीं रहने वाले, यस एल फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया के, जबकि ये अनलाइक है, माइकोप्लाज्मा अनलाइक है जो नॉर्मल बैक्टीरिया है उससे। तो दो बातें आ गई, क्वेश्चन पूछेगा कि कैसे किसके साथ लाइक और किसके साथ अनलाइक। इज इट क्लियर। लेकिन अभी एक और इंपॉर्टेंट बात समझ लें हम लोग इसमें। पहली बात, यहां पे वॉल नहीं है, राइट, बैक्टीरिया माइकोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट लिविंग सेल, इसमें भी सेल वॉल नहीं है, लैक सेल वॉल। यहां सेल वॉल है मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन। लेकिन इन दोनों में जो सिमिलैरिटी है, हमने लाइक बोला सिमिलैरिटी है, फिर भी एक बेसिक डिफरेंस है। क्या, यदि आपने मौका मिला आपको दोनों को कल्चर करने का, यस, तो यदि आपने क्या करा, ये एल फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया इसको भी लिया और माइकोप्लाज्मा इसको भी लिया, और इन दोनों का आपने किया क्या, कल्चर, आपने कल्चर मीडियम में रख दिया इसको ग्रो होने के लिए। क्या लगता है क्या होगा, किसके सेल वॉल बनेंगे, किसके सेल वॉल नहीं बनेंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो प्रीवियस पीएमटीज में आए हैं। देखिए यहां पे याद रखना है, ये जो माइकोप्लाज्मा है, इस माइकोप्लाज्मा में आप कल्चर करोगे तो भी यहां पे नो सेल वॉल फॉर्मेशन, यहां पे सेल वॉल का फॉर्मेशन अभी भी नहीं होएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन यदि आपने एल फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया जिसकी सेल वॉल अभी नहीं है इसको कल्चर करी है, तो मानते हैं यहां पे सेल
वॉल फॉर्मेशन हो जाएगा। अब समझने वाली बात है, दो बातें कही गई, एक जगह सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं होएगा और एक जगह सेल वॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा। इज इट क्लियर? तो इस तरीके से आप ध्यान दें तो हमारे पास तीन ऑर्गेनिजम्स हो गए। पहला जो ऑर्गेनिजम्स है, यस, पहला तो नॉर्मल हम बात करें, मैंने बात करी बैक्टीरियल सेल वॉल की। दूसरा एल फॉर्म ऑफ सेल वॉल बैक्टीरिया, जहाँ पे वॉल नहीं है। और तीसरा हमने बात करी है माइकोप्लाज्मा, और डिटेल आगे भी पढ़ेंगे, बट इन तीनों में देखा कैसे ये माइकोप्लाज्मा एल फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया से सिमिलर है, लाइक कैरेक्टर, and how this mycoplasma is unlike with normal bacteria due to lack of the cell wall, and how in both the cases where a cell wall was not present, in spite of that, when both are cultured separately, one will regain its cell wall. Yes, I'm talking about the L form of bacteria. तो ये बेसिक डिफरेंस है इन तीन तरह के ऑर्गेनिजम्स में, दैट इज माइकोप्लाज्मा, एल फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया एंड नॉर्मल बैक्टीरिया। इज इट क्लियर? चलिए, तो ये हमने बताया सेल वॉल से रिलेटेड बातें। आइए अब हम बात करते हैं किस तरीके से बैक्टीरिया के अंदर जो सेल मेम्ब्रेन है उसके ऊपर जो है। तो अभी बताया था, याद होगा आपको, हम बात कर रहे थे सेल इन्वेलप की, याद आ रहा है? सेल इन्वेलप में ये चर्चा हुई थी कि भाई सेल इन्वेलप में एक तो आ जाएगा हमारा क्या, सेल कोट। यस, रिमेंबर वी टॉक अबाउट द ग्लाइकोकैलिक्स, हमने पढ़ा था कैप्सूल से बना है, स्लाइम लेयर से बना है। दूसरा हमने लिया था किसके बारे में, सेल वॉल के बारे में। और जो तीसरा स्ट्रक्चर है, जो इनर मोस्ट लेयर है सेल कोट का, सेल लेयर का, सेल इन्वेलप्स का, वो है सेल मेम्ब्रेन। सो टॉक अबाउट दैट थर्ड वन, cell envelope part, cell membrane और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, राइट? तो ये है कैसा? तो सबसे पहली बात तो आप याद रखें कि ये थर्ड लेयर हो गया किसका, ऑफ सेल इन्वेलप, राइट? दूसरा ये कैसा है, तो ये भी लाइपोप्रोटीनियस है, लाइपोप्रोटीनियस, यूनिट मेम्ब्रेन, यूनिट मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, जैसा कि इन जनरल सभी यूकैरियोट स्ट्रक्चर्स में होती है। लेकिन याद रखना है कि यूकैरियोट्स वाले केस में आपको पता होगा कि वहां पे एस्टेरॉल, यस, कोलेस्ट्रॉल भी ये होते हैं। बट यहां मैं बात कर रहा हूं किसके, सेल मेम्ब्रेन की। डोंट फॉरगेट वी आर टॉकिंग अबाउट बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया में आप लेंगे तो उसके जो सेल मेम्ब्रेन होते हैं वहां पे ये एस्टेरॉयड नहीं होता। अब कहोगे सर फिर तो सेल मेम्ब्रेन की स्टेबिलिटी पे खतरा आएगा। बिल्कुल, उसके लिए आप देखेंगे एक स्पेशल हैपेनॉइड पॉलीसैकेराइड्स है, ये हैपेनॉइड जो होगी ये प्रेजेंट होगी और यही क्या करेगी, प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू सेल मेम्ब्रेन, राइट? ये सेल मेम्ब्रेन को की जो स्टेबिलिटी है उसको स्टेबल देती है सेल मेम्ब्रेन को। और उसके अलावा ये हैपेनॉइड्स मॉड्यूलेट फ्लूइडिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन। फ्लूइडिटी जो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर पाई जाती है, फ्लूइड नेचर, उसको भी मॉड्यूलेट करता है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। सो दिस इज द इंपॉर्टेंट रोल ऑफ हैपेनॉइड्स, राइट? सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर कि भाई बाकी सारे कैरेक्टर्स वैसा ही होंगे जैसा कि नॉर्मल होता है। हाँ, अब ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये क्या करता है, एक इनफोल्डिंग शो करता है, एंड दैट वेरी इनफोल्डिंग इज सपोज टू बी द, यस, सेल मेम्ब्रेन infolding structure, and that very infolding structure of bacteria is called mesosome, right? तो आइए अब नेक्स्ट, ये तो मेम्ब्रेन की बात हो गई। फर्स्ट में हमने लिया था, आइए फिर से रिकॉल करा दूं, मैंने फर्स्ट में लिया था, याद होगा,
एक सेल कोट की बात करी थी पहला, फिर दूसरा लिया था हमने सेल वॉल की बात करी थी, तीसरा ये सेल मेम्ब्रेन हो गया। तो अब हम आगे शुरू करते हैं। इसी सेल मेम्ब्रेन का जो अपेंडिज स्ट्रक्चर है, आइए उसको देखें। एंड दिस इज द मीजोसोम। मीजोसोम्स, ये क्या है? मीजोसोम्स, राइट। नाम से स्पष्ट है, मीजो का मतलब ही होता है बीच में। ये बीच का कोई पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है। क्या है यदि हम बात करें, आइए पहले डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन से आपको मैं समझाने का प्रयास करूं। ये आप देखें, दिस इज द सेल वॉल। चलिए, रिजिड सेल वॉल है, राइट। और इसके ऊपर का छोड़ते हैं सेल कोट, आपने पढ़ा डिटेल। तो ये जो सेल वॉल है, डबल लेयर कर लेता हूं, थोड़ा सा मोटा तो लगे ताकि समझ में आए कि मोटा सेल वॉल है, रिजिड सेल वॉल है। चलो, ये रिजिड सेल वॉल हो गया। अब मैं ये बात कर रहा हूं कि ये जो है सेल वॉल, इसके अंदर हमारे पास अब जो लेयर आई है, दैट वेरी लेयर, हाँ देखो, ये है सेल मेम्ब्रेन, राइट। दिस इज द सेल मेम्ब्रेन, राइट, थिन स्ट्रक्चर। अब मैंने ये कहा कि इसी सेल मेम्ब्रेन में कोई पार्ट आप देखेंगे क्या होगा, ये अंदर की तरफ क्या शो करेगा, इस तरह का एक इनफोल्डिंग स्ट्रक्चर बनेगा। तो ये जो इनफोल्डेड स्ट्रक्चर्स आप देख रहे हैं, ये जो इनफोल्डेड स्ट्रक्चर्स है, दिस वेरी स्ट्रक्चर इज कॉल्ड मीजोसोम। मीजोसोम, राइट। और ये 1 to 4 फोल्डिंग इसकी हो सकती है अंदर, उसी के अंदर एक के ऊपर एक। और ये कॉन्ड्रॉइड के नाम से भी जाना जाता है। कॉन्ड्रॉइड आपको सुना होगा। माइटोकॉन्ड्रिया वर्ड तो बड़ा कॉमन है। यस, पावर हाउस ऑफ द सेल, जहां पे साइट ऑफ रेस्पिरेशन है, राइट। एरोबिक रेस्पिरेशन का मेन साइट है, आपको पता है। तो यहां पे ये भी जो मीजोसोम है, ये भी माइटोकॉन्ड्रिया के जैसा काम करता है। ये एनालोगस स्ट्रक्चर माना जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के लिए। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड मीजोसोम एज वेल एज व्हाट, कॉन्ड्रॉइड। कॉन्ड्रॉइड उसी से मिलता जुलता नाम है, एनालोगस स्ट्रक्चर है माइटोकॉन्ड्रिया का, दैट्स व्हाई कॉल्ड कॉन्ड्रॉइड। तो यदि अब इसको आपको डिफाइन करना पड़े, क्वेश्चन ये आए कि भाई व्हाट डू मीन बाय दिस मीजोसोम, क्या लिखेंगे आप, क्या बताएंगे? तो आपको ये बताना है कि ये है क्या। सो सेल्यूलर इनफोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल्यूलर भी हटा दो, अब डायरेक्ट यहीं से लिखो, इनफोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन। इनफोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन, इसी को क्या बोलेंगे? यस, दिस इज योर मीजोसोम, राइट। इनफोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन, ये क्या हो गया? मीजोसोम। और आइए अब क्या करता है इसके, यदि हम अलग अलग इसके वर्क्स को देखें, क्या क्या ये काम करता है, तो बड़ा क्रूशियल रोल है इसका। जैसा कि मैंने आपको बताया, एक कॉन्ड्रॉइड है और ये माइटोकॉन्ड्रिया का एनालोगस स्ट्रक्चर भी है। ये भी क्वेश्चन आया है, आ सकता है आगे भी फोर्थ कमिंग आपके मेडिकल एग्जाम्स में। तो एक पॉइंट आप ये भी ऐड कर ले। फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया। सेकेंड पॉइंट ये क्या है? एनालोगस टू माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स में माइटोकॉन्ड्रिया, तो प्रोकैरियोट्स बैक्टीरिया में मीजोसोम्स। हाँ, नाउ तीसरी बात यदि देखें तो मानते हैं ये टाइप्स की बात करें तो ऐसा आप बोल सकते हो कि मेसोसोम फंक्शन और स्ट्रक्चर दोनों के बेसिस पे दो तरह के हो सकते हैं। वन इज कॉल्ड एज पेरिफेरल मेसोसोम, राइट। सेकेंड वन इज कॉल्ड एज सेंट्रिक मेसोसोम। तो दो तरह के हो गए, पेरिफेरल मेसोसोम एंड सेंट्रिक मेसोसोम। नाम से स्पष्ट समझ में आ रहा होगा कि एक पेरिफेरल है,
सरफेस के चारों तरफ होगा। तो ये जो होगा ये कैसा होगा, ये सरफेस के चारों तरफ होगा, तो ये पेरिफेरल पोजीशन पे है, पेरिफेरल पोजीशन, राइट। जबकि ये नाम से स्पष्ट है सेंट्रल पोजीशन की बात करें, राइट। अब आप समझो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, चलो मैं इसी में बता रहा हूं। यदि हम बात करें इसी में बात करें, ध्यान दें, यहां पे यदि हमने लिया है, ये देखो ये माइटोकॉन्ड्रिया फिर से लिया। अब मैं ये बोल रहा हूं कि भाई माइटोकॉन्ड्रिया में हमारे पास ये देखो ये सेल मेम्ब्रेन हो गया। अब ये सेल मेम्ब्रेन जो इनफोल्डिंग कर रहा है, ये अब ये चारों तरफ ऊपर की तरफ घूमता हुआ चला जाए, तो दिस इज नथिंग रेदर पेरिफेरल मेसोसोम, राइट। जबकि हम बात करें ये बैक्टीरिया हो गई, ये इसका मेम्ब्रेन हो गया, और ये मेम्ब्रेन यहां से मैं बोलूं कि ये इस तरीके से सेंट्रल पोजीशन पे बढ़ता जा रहा है, सो दिस इज कॉल्ड व्हाट, सेंट्रिक मेसोसोम। तो मैंने बताया था कि ऑन द बेसिस ऑफ इट्स पोजीशन ये नाम दिया गया है, तो ये समझ में आ गया कैसे ये चारों तरफ ये घूमता चला गया, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड पेरिफेरल, और किस तरीके से वो सेंट्रलाइज है, सो इट इज कॉल्ड सेंट्रिक मेसोसोम। अब ये बात इनका काम क्या होगा, अपने एनसीईआरटी को देखें तो ऐसा बोलते हैं कि भाई इट इज मेड अप ऑफ ट्यूब्यूल्स, वेसिकल्स एंड लैमिनर स्ट्रक्चर। फिर से बताऊं, मेड अप ऑफ ट्यूब्यूल, वेसिकल एंड लैमिनर स्ट्रक्चर्स। ये भी आप बोल सकते हो कि बना किस चीज से है, तो ये किस चीज से बना है, मेड ऑफ ट्यूब्यूल्स, वेसिकल्स और लैमिनर स्ट्रक्चर। ये सभी ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो यूनिट मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर ऑफ यूकैरियोट्स, रिमेंबर गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम्स, ये सब बने एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम्स, और यही जब डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स में दिखाई देते हैं, देन इट्स कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये ही देखा गया कि अब इसके पास क्या है। यहां पे ये जो आप देख रहे हो पेरिफेरल जो मेसोसोम्स है, यहां पे ये एंजाइम्स बनाते हैं, बहुत सारे रेस्पिरेटरी एंजाइम्स पाई जाती है, राइट। जैसे साइटोक्रोम ऑक्सीडेज यहां आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप देखोगे रेस्पिरेटरी एंजाइम्स कंटेन करते हैं, तो दैट्स व्हाई इट इज मानते हैं कि मेन फंक्शन इनका क्या है। तो यदि हम मेन फंक्शन बात करें तो फर्स्ट ये हेल्प करेंगे सेल्यूलर रेस्पिरेशन में, ये हेल्प करेंगे एंजाइम्स के फॉर्मेशन में, सिक्रीशन में, राइट। जबकि यहां पे हम बात करें इसके फंक्शन की, तो यहां पे आप फंक्शन की बात करेंगे, फंक्शन तो क्या आएगा, ऐसा मानते हैं कि यही इनफोल्डिंग ऊपर से भी आ सकता है और धीरे धीरे सेंट्रिक सेप्टा बनता है, और ये दोनों को इसको अलग कर देगा और इसको अलग कर देगा। मतलब बैक्टीरिया के अंदर जो बाइनरी फ्यूजन होती है वो भी इंपॉर्टेंट फेनोमेनन है हमारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, बाइनरी फ्यूजन। उसमें जो डिवीजन हो रहा है वो सेंट्रिक जो सेप्टा बनती है, दिस में सेंट्रिक मेसोसोम। तो व्हाट वी हैव, यहां आप देखो ये सेल्यूलर रिप्रोडक्शन, क्योंकि एक सेल की बात हो रही है, माइटोसिस भी अमाइटोसिस है, रिमेंबर अमाइटोसिस। और मैंने बताया था आपको कि भाई एक सेल जो ऑर्गेनिज्म है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, वहां पे रिप्रोडक्शन और ग्रोथ जो है सिनोनिम्स हैं। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो सेल डिवीजन है अमाइटोसिस, वहां पे सेलुलर रिप्रोडक्शन हो रही है, सेल ग्रोथ हो रहा है, तो ये सेलुलर रिप्रोडक्शन भी आप बोल सकते हो, सेल्यूलर ग्रोथ भी बोलेंगे। और ये ग्रोथ किस टर्म में है, तो विद रिस्पेक्ट टू इट्स नंबर के रिस्पेक्ट में, 1 से 2 हो गया।
दूसरा ऐसा मानते हैं कि ये हेल्प करता है सेल वॉल फॉर्मेशन में भी हेल्प करते हैं, राइट। सो दीज आर 3 and 2, total 5 important functions we have along with the mesosome, right। तो ये हमने पढ़ा किस तरीके से हमारे पास जो टोटल स्ट्रक्चर्स थी किसकी, सेल मेम्ब्रेन की, उसके ऊपर उसका जो प्रोटेक्टिव लेयर है दैट इज सेल वॉल, और सेल वॉल के भी ऊपर यदि हम ले जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में सबसे कॉमन देखा जाता है तो वो है हमारा क्या, सेल कोट, राइट। तो इस तरीके से पूरी जो सेल इन्वेलप है ये तीनों वर्क टुगेदर एक साथ काम करते हैं। कौन कौन, बाहर सेल कोट, देन सेल मेम्ब्रेन, इनसाइड दिस इज सेल मेम्ब्रेन वॉल, फिर पहले सेल कोट, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, और सेल मेम्ब्रेन वॉल और कोट तीनों मिलकर टुगेदर काम करते हैं। यही सेल मेम्ब्रेन है जो इनफोल्डिंग शो करता है, जो मेजोसोम बनाया। मेजोसोम के मेनली 5 काम हो गए जो आपने देखा, राइट। नाउ लेट्स सी देखा हमने किस तरीके से जो इन्वेलप है उसके अंतर्गत 3 मेम्ब्रेन्स हो गए। पहला मेम्ब्रेन हमने देखा सबसे बाहर सेल वॉल था, उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन, उसके अंदर हमने देखा किस तरीके से सेल मेम्ब्रेन के अंदर इनफोल्डिंग साइट जिसने मेजोसोम का निर्माण किया, दैट प्ले वेरी वाइटल रोल इन रेप्लिकेशन, सेल वॉल फॉर्मेशन, एंजाइम सिक्रीशन एंड फॉर्मेशन, राइट। और कैप्सूल भी हमने देखा जो सबसे आउटरमोस्ट लेयर था बैक्टीरिया का, राइट। नाउ अब बारी आती है कि भाई ये तो सेल इन्वेलप हो गया, अब हमारे पास बच गया क्या, साइटोप्लाज्म क्या है। न्यूक्लियस तो डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है नहीं, इसलिए सारी चीजें अब कहाँ दिखाई देंगी, साइटोप्लाज्म में दिखाई देंगी। तो इस साइटोप्लाज्म में क्या क्या होगा आइए इसको समझते हैं। साइटोप्लाज्म सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है साइटोप्लाज्म का, दिस इज न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड क्या है, न्यूक्लियोइड के और क्या नाम हो सकते हैं ये भी सोचेंगे। न्यूक्लियस नहीं है लेकिन न्यूक्लियोइड है। न्यूक्लियोइड मतलब न्यूक्लियस की जैसी कोई रचना है लेकिन ये इनसिपिएंट है, पूर्ण रूप से विकसित नहीं है। जो क्रोमोसोम्स का फॉर्मेशन होता है उस तरीके का हमें एक स्ट्रक्चर दिखाई नहीं देगा। चलो थ्रेडिंग भी उतनी अच्छी दिखाई नहीं देगी क्योंकि थ्रेडिंग बनने के लिए, क्रोमोसोम का फॉर्मेशंस के लिए, क्रोमैटिन्स के बनने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, हमारे पास हिस्टोनिक प्रोटीन होना चाहिए। वो हिस्टोनिक प्रोटीन यहाँ बैक्टीरिया के अंदर नहीं होता। तो सबसे इंपॉर्टेंट और पहली बात ये है कि भाई इसके पास क्या नहीं है, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। उसके अलावा आप देखें नो न्यूक्लियोलस जो प्राय होता है, न्यूक्लियोलस भी नहीं है, राइट। इस कारण से मानते हैं इसका एक और नाम, लेकिन यहाँ पे जीन्स जो एसेंशियल जीन्स है, जो जेनेटिक मटेरियल है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वो है यहाँ पे, तो इसीलिए इसे हम ज़ीनोफोर के नाम से भी जानते हैं। क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं, न्यूक्लियोलस नहीं, तो ये डेवलप न्यूक्लियस नहीं है। दैट्स व्हाई इट्स आल्सो नोन एज व्हाट, इंसिपिएंट न्यूक्लियस। हम इसे इंसिपिएंट न्यूक्लियस के नाम से भी जानते हैं, राइट। नाउ अब रही बात कि इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल क्या है। जेनेटिक मटेरियल के रूप में आप देखें तो इसके पास क्या है,
तो इसके पास डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए सर्कुलर है, राइट। ये आप देखें नॉन हिस्टोनिक है, नॉन हिस्टोनिक प्रोटीन से बना है, मतलब हिस्टोन प्रोटीन नहीं है। हिस्टोन प्रोटीन नहीं होने से ही इसकी जो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है वो डेवलप ना हो सकी। लेकिन जो जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन होती है, डीएनए से आरएनए का बनना, आरएनए से फिर प्रोटीन का बनना, यही प्रोटीन एंजाइम्स बनाएगा और बहुत सारे जो हमारे बायोकेमिकल प्रोसेसेस हैं एग्जीक्यूट करेगा, वो सारे काम होते हैं यहाँ पे। That is very similar to the prokaryotes, but structurally it is not very much similar, right? तो अब आप देखें कि भाई ये भी हैप्लॉइड मानते हैं, हैप्लॉइड मानते हैं, और यदि नंबर की बात करो तो लगभग 5 × 10⁻⁶ बेस पेयर यहाँ हो सकते हैं। एक एस्टिमेटेड नंबर है ये। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो डीएनए है ये क्या करेगा, रेप्लिकेशन करेगा। ये सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन यहाँ आपको बहुत साफ साफ दिखेगी, राइट। डिवीजन का जहां तक सवाल है, सेल डिवीजन की यदि हम बात करें, न्यूक्लियस है, डिवीजन करेगा, ये डिवीजन हम बोलते हैं अमाइटोसिस। अमाइटोसिस की विशेषता ये है कि भाई यहाँ पर जो कैरियोकाइनेसिस है, मतलब न्यूक्लियस का डिवीजन, और साइटोकाइनेसिस मतलब साइटोप्लाज्म का डिवीजन, ये दोनों साइमल्टेनियस होते हैं। इसका मतलब जो कैरियोकाइनेसिस के अंदर प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज है, इसकी क्लियर डिस्टिंक्शन जो आप चाहोगे, जैसा कि हम यूकैरियोटिक सेल्स में देखते हैं, वो यहाँ हमें नहीं मिलेगा, राइट ना। तो यहाँ पे आप इसकी विशेषता यही है, जैसा मैंने बताया कि जो कैरियोकाइनेसिस है एंड जो साइटोकाइनेसिस है, साइटोप्लाज्म का डिवीजन, ये दोनों काम साइमल्टेनियसली चलेगी, साइमल्टेनियसली चलती है ये, राइट ना। यही कारण है कि आप ये देखोगे जो पूरा का पूरा सेल है, एक समय ऐसा होता है कि ये डम्बल शेप का दिखता है, डम्बल शेप्ड। तो क्वेश्चन ये भी आता है कि कौन सा ऐसा सेल डिवीजन है जो डम्बल शेप का दिखता है, तो वो होगा अमाइटोसिस। क्यों ऐसा है? क्योंकि उसके अंदर साइटोकाइनेसिस और कैरियोकाइनेसिस एक साथ होती है। ये कहाँ होता है? तो ये आपको जो बैक्टीरियल न्यूक्लियस है, जो बैक्टीरिया है, उसके अंदर आपको दिखाई देगा। हम बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म्स की बात कर रहे हैं। एक और मजेदार बात है कि जब ये रेप्लिकेशन करता है, कौन? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। इसका मतलब ये हमारा क्या है? ये हमारा जेनेटिक डीएनए है, जेनेटिक डीएनए है। और ये जब रेप्लिकेशन करता है, सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन, एक ऐसी अवस्था आती है कि आप देखोगे इसका जो हमारा डीएनए है वो थीटा जो मैथ का सिंबल है उसके जैसा दिखता है, इसीलिए इसको थीटा मॉडल के नाम से भी जानते हैं। खोजने वाले साइंटिस्ट थे कैन्स, इसीलिए इसको कैन्स मॉडल भी बोलते हैं कि भाई कैन्स मॉडल। क्वेश्चन आएगा कैन्स मॉडल किससे एसोसिएटेड है? तो ये बैक्टीरिया के डीएनए के रेप्लिकेशन से रिलेटेड है। क्या होता है इसमें? तो जब डीएनए सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन, मतलब 50% नई कॉपी बनती है और 50% पेरेंटल कॉपी होती है, उस समय जब बनती रहती है, एक ऐसा स्टेज आता है कि दोनों, आप देखोगे कि जो हमारा क्रोमोसोम है, वो जो डीएनए है, वो हमारा थीटा के जैसा दिखता है। दैट्स व्हाई कॉल्ड एज द थीटा मॉडल। सो दीज आर द सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स related to xenophore or nucleoid or incipient nucleus
ऑफ अ बैक्टीरियम, राइट। तो अब मजेदार बात यह है कि ये क्या करेगा, जेनेटिक मटेरियल है, तो क्या होगा, ये अपना कैरेक्टर एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में, वन बैक्टीरियम टू अनदर बैक्टीरियम में ट्रांसफर भी करेगा। बिल्कुल सही है। और जब ट्रांसफर करेगा तो जेनेटिक मटेरियल मेंटेन करेगा। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ जेनेटिक मटेरियल, राइट। और ये जेनेटिक मटेरियल जो है किस फॉर्म में है, डीएनए के फॉर्म में है। मजेदार बात यह है कि ये जो हमारा न्यूक्लियोटाइड है, इन जनरल आप देखेंगे साइटोप्लाज्म में ही होता है। इट इज यूजुअली एसोसिएटेड टू द मेम्ब्रेन इनफोल्डिंग्स, आप देखेंगे वहां दिखाई देगा। स्ट्रक्चरली यदि आप इसको नोटिस करें तो आपको ऐसा दिख सकता है। सी, दिस इज द बैक्टीरियल सेल। मान लो ये हमने इसके सेल मेम्ब्रेन बनाए हैं, राइट। जैसा मैंने बताया था कि भाई सेल मेम्ब्रेन के अंदर एक इनफोल्डिंग्स आती है। ये इनफोल्डिंग्स, दिस इज योर मेसोसोम। और इसी इनफोल्डिंग के तहत आप देखेंगे कि भाई यहाँ पे इस तरह का एक कॉइल्ड स्ट्रक्चर दिखाई देगा जो सर्कुलर होएगा, एंड दिस वेरी स्ट्रक्चर इज द नथिंग रेदर न्यूक्लियोटाइड। लेकिन मजेदार बात यह है कि इस साइटोप्लाज्म में इस न्यूक्लियोटाइड के अलावा, जिस न्यूक्लियोटाइड के अंदर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, एक और भी स्ट्रक्चर है जिसके अंदर वैज्ञानिकों ने देखा कि वहां भी डीएनए था और वो भी डबल स्ट्रैंडेड। इमेजिंग, राइट। अब ये देखो कितना वंडरफुल डिस्कवरी है। ये देखो जो ग्रीन कलर में दिखाया, ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, एंड दैट इज एक्स्ट्रा न्यूक्लियर। इस न्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर से उसे कुछ मत लेना, वो इंडिपेंडेंट है, फ्री है। तो आप देखोगे ये जो स्ट्रक्चर बना, दिस वेरी स्ट्रक्चर इज कॉल्ड, यस, इट इज कॉल्ड प्लाज्मिड। हम इसे प्लाज्मिड बोलते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा प्लाज्मिड क्या है। क्या प्लाज्मिड के अंदर भी डीएनए है? क्या ये भी डबल स्ट्रैंडेड है? क्या ये भी सर्कुलर है? यदि सब कुछ वैसा ही है तो न्यूक्लियोटाइड वाले जेनेटिक मटेरियल में और इसमें फिर क्या डिफरेंसेस है? ये सारी चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में आता है। आइए अब इसको समझते हैं। तो बात हो रही है प्लाज्मिड की। थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड को समझते हैं। प्लाज्मिड की डिस्कवरी ने पूरी बायोलॉजी में एक रिवॉल्यूशन खड़ा किया। अब कहोगे सर रिवॉल्यूशन क्या खड़ा कर दिया, क्या क्रांति हो गई इसके आने से? यस, बिल्कुल। क्रांति ये हुई कि जब लोगों ने प्लाज्मिड को खोजा, उसी के साथ जन्म हो गया जेनेटिक इंजीनियरिंग का। और जब जेनेटिक इंजीनियरिंग की खोज हो गई तो तुरंत बायोटेक्नोलॉजी डेवलप हुआ। बायोटेक्नोलॉजी के डेवलप होते ही फिर आप देखेंगे कि भाई नैनो टेक्नोलॉजी आ गई, और अब और एडवांस लेवल पे जो मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स की एडवांसमेंट है वो बहुत सारे कार्य हो रहे हैं। और ये सभी रास्ते तब बने जब प्लाज्मिड की डिस्कवरी हुई। तो आइए समझते हैं कि ये प्लाज्मिड क्या है, क्यों इतना इंपॉर्टेंट हो गया। सी, सो सेकेंड वी आर टॉकिंग अबाउट प्लाज्मिड। तो प्लाज्मिड से रिलेटेड सबसे पहली पॉइंट ये है कि इसको डिस्कवर किसने करा, इसकी बात समझ ले। डिस्कवर्ड बाय हे एंड लीडरबर्ग। नाउ, जबकि टर्म किसने दिया? टर्म क्वाइंड बाय टॉटम। टॉटम ने इनका टर्म दिया। आखिर ये है क्या? सो इट इज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सेल्फ रेप्लिकेटिंग डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड
circular DNA present in the cytoplasm, राइट? समझिए क्या लिखा, ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल है, इस न्यूक्लियोइड से अलग है, दैट्स वाई एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल। ये भी रेप्लिकेशन करता है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग। और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, सर्कुलर डीएनए, अंतर क्या है? अंतर ये है कि भाई इसके जो स्ट्रक्चर है, बेशक ये डबल स्ट्रैंडेड है और सर्कुलर है, परंतु इसकी जो साइज होएगी वो न्यूक्लियोइड के डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए से छोटी होगी। वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस बात को याद रखना है कि क्या होगा, जो डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स है, रिमेंबर कि ये कैसा होगा, स्मॉलर देन न्यूक्लियोइड डीएनए। न्यूक्लियोइड के अंदर जो डीएनए थी उससे ये छोटी होगी, राइट? बट रेप्लिकेटिंग है, रेप्लिकेशन होएगा। मजे की बात, वहां पे मैंने बोला था वो अपने कैरेक्टर्स को, अपने कैरेक्टरिस्टिक्स को जो जीन के अंदर बंद हैं उसको कैरी करेगा फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। उसके पास डीएनए है तो आरएनए बनेंगे, आरएनए से फिर प्रोटीन बनेगा। इसका मतलब उसके पास बहुत सारे एसेंशियल जीन्स हैं जिसके कार्य, जिसका जो काम है वो फिक्स्ड है, उसको करना है, टाइम टू टाइम ये काम होता रहेगा, तब जाके सेल की जो अपनी फिजियोलॉजी है वो मेंटेन होगी और होती है। लेकिन प्लाज्मिड के अंदर कोई भी एसेंशियल जीन नहीं होता, लेकिन रेप्लिकेशन कर रहा है ये। अब यही बात समझ लो कि कोई बहुत ताकतवर आदमी है, उसके पास ब्रेन नहीं है क्या करना है, और आप जो बोल रहे हो वो आपका काम कर रहा है। सोचो आप कितना बड़े बड़े काम को आप अंजाम दे सकते हो। यस, यही हुआ कि जब प्लाज्मिड की खोज हुई तो लोगों ने पाया कि भाई एक ऐसी चीज मिल गई जिसको हम चाहें तो अधिक से अधिक संख्या की बना सकते हैं, और जो हम डालेंगे उसी की संख्या को ये आगे बढ़ा देगा। तो हम उससे क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग में। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो प्लाज्मिड था ये टूल बना, किसके लिए, फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बीटी बायोटेक्नोलॉजी, राइट, प्लांट टिश्यू कल्चर, राइट। नाउ उसके बाद जैसा मैंने बताया इसके पास क्या नहीं है, नो एसेंशियल जीन, इसके पास अपना कोई एसेंशियल जीन नहीं है, राइट। तो ये तो हो गई बात किसकी, प्लाज्मिड की। अब आइए बात करते हैं, इस प्लाज्मिड के डिफरेंट टाइप्स भी हो सकते हैं, कुछ हमें यूज भी करना है जब हम रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया पढ़ेंगे। तो आइए बात करते हैं टाइप्स ऑफ प्लाज्मिड की। टाइप्स की बात करें तो आप देखें, एक होता है आर प्लाज्मिड, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अभी आप सुनते हैं भाई क्या है, भाई बच्चों को वैक्सीन लगाना है, उनकी इम्यूनाइजेशन को ध्यान रखना है, इम्यूनिटी के लिए जो इंजेक्शंस लगने हैं वो आप देखते हो बच्चों को लगते हैं। ये है क्या, ये सभी क्या है, वो इन्हीं का एक अप्लाइड स्टडी है और उसका वो कंट्रीब्यूशन है। समझे कैसे? एक हम बोलते हैं आर प्लाज्मिड, इसका मतलब ये हुआ कि ये रेसिस्टेंट है, ये रेसिस्टेंसी को प्रदान करता है, राइट। अब यूँ समझ लीजिए कि किसी बैक्टीरिया है, कोई बैक्टीरिया ऐसा है जो हमारे बॉडी के अंदर आएगा और हमें इन्फेक्ट करेगा। हमने क्या किया हुआ है, उस बैक्टीरिया के सेल वॉल को मारने के लिए पहले से ही कुछ हमारे बॉडी में हमने ऐसे कुछ एंजाइम बना लिए हैं कि जो वो बैक्टीरिया मेरे बॉडी को अटैक करेगा उसके खुद वो डिसॉल्व हो जाएगा,
क्यों? हमने अपनी इम्यूनिटी स्ट्रांग रखी है या हमने अपनी वैक्सीनाइजेशन कर रखी है उस बैक्टीरिया के अगेंस्ट में। तो वो अगेंस्ट में जो रेसिस्टेंस की पावर हमारे अंदर आई वो किसने पैदा किया? वो प्लाज्मिड ने पैदा किया। एंड सच टाइप्स ऑफ द प्लाज्मिड इज कॉल्ड आर प्लाज्मिड। डिटेल देखेंगे जब बायोटेक्नोलॉजी भी हम पढ़ेंगे। नाउ दूसरा आता है एफ प्लाज्मिड। नाम से स्पष्ट है, एफ का मतलब होता है फर्टिलिटी। फर्टिलिटी, ये फर्टिलिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। क्या मतलब है एफ प्लस? इसका मतलब ऐसा बैक्टीरिया जिसमें प्लाज्मिड है और ये सपोज होता है कि दिस इज द मेल बैक्टीरिया और इसी को डोनर बोलते हैं। ये डोनर सेल के नाम से जाना जाता है। लेकिन यदि ये प्लाज्मिड नहीं है तो उसको F माइनस बोलेंगे एंड दिस इज कॉल्ड एज फीमेल बैक्टीरिया और रिसिपिएंट सेल। ये रिसिपिएंट सेल के नाम से जाना जाता है, राइट। तो इस तरीके से दो हो गए। बात समझ आ गई? ये हम लोग डिटेल पढ़ेंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल इसका होएगा जब हम चर्चा करेंगे किसकी? कॉन्जुगेशन की। जिस तरह से कॉन्जुगेशन में F माइनस F प्लस में भी कन्वर्ट होता है जिसको सेक्सडक्शन कहते हैं, इसकी बात भी हम समझेंगे। नाउ थर्ड आता है, दिस इज कॉल्ड कॉल प्लाज्मिड। ये कॉलिसीन है। कॉलिसीन के कारण क्या होता है? ये क्या करता है? रेसिस्ट नहीं करता है बल्कि किल कर देता है पैथोजेंस को। उसके अलावा एक और आप सुनेंगे आएगा TINRI प्लाज्मिड। ये नाम से स्पष्ट है। TI का मतलब होता है ट्यूमर इंड्यूसिंग, राइट, और एक है RI राइजोइड इंड्यूसिंग। और ये दोनों इंड्यूस करने का जो काम है वो एक ही बैक्टीरिया के द्वारा कराया जाता है, राइट ना। उसको वेक्टर के रूप में यूज करके कंट्रोल के लिए काम करते हैं और वो बैक्टीरिया है एग्रोबैक्टीरियम। अब एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसेंस है जो TI प्लाज्मिड के फॉर्म में, और एग्रोबैक्टीरिया राइजोजेंस है जो राइजोइड इंड्यूसिंग प्लाज्मिड के फॉर्म में यूज होता है। दैट्स वाई जो एग्रोबैक्टीरियम है इसे माना जाता है कि ये बहुत अच्छा प्लांट इंजीनियर है, जेनेटिक इंजीनियर है। तो इसी बैक्टीरिया को प्लांट जेनेटिक इंजीनियर कहा जाता है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग, राइट, बिकॉज इट यूज एज वेक्टर। इसी को वेक्टर के रूप में यूज करते हैं और उसकी ट्रीटमेंट की जाती है, राइट। तो दीज आर द फॉर्म टाइप्स ऑफ प्लाज्मिड। तो इस तरीके से हमने देखे कि साइटोप्लाज्म में जो सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर आया वो एक आया कौन? एक तो आया न्यूक्लियोइड। यस, डबल स्टैंडर्ड DNA है, हैप्लॉइड है, सर्कुलर है, नॉन हिस्टोनिक प्रोटीन्स है, राइट। तो जब नॉन हिस्टोनिक है इसलिए उसमें कुछ पॉलीअमीन्स आएगा स्टेबिलिटी देने के लिए, राइट, जो बेसिक होगा। क्योंकि DNA तो हमारा कैसा है? नेगेटिवली चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज तो कुछ चाहिए उसको स्टेबिलिटी देने के लिए, तो वो पाया जाता है वहां पे। तीसरी बात, उसके बाद दूसरी बात हमने देखी उसी के जैसा हमारा बट उससे अलग स्ट्रक्चर है एंड दिस इज कॉल्ड प्लाज्मिड। अब आइए इन दोनों के अलावा साइटोप्लाज्म की हम बात कर रहे हैं, उसमें और क्या मिलेगा? एक और भी है जो प्रोटीन सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करता है। कैन यू टेल मी द नेम? सोचो कौन है वो बैक्टीरिया के अंदर जो प्रोटीन सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करेगा? और इसका भी नाम वही है जो यूकैरियोट्स में होता है। ये वही है जो स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनल्स कहलाता है, चाहे वो प्रोकैरियोट्स हो चाहे वो यूकैरियोट्स हो, दोनों के लिए मानते हैं ये स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनल्स है। कुछ याद आया? रिमेंबर? यस, यू आर थिंकिंग राइट, राइबोसोम। तो हम बात कर रहे हैं राइबोसोम्स की। देखिए जो राइबोसोम्स है ये स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनल है, चाहे
कोई भी सेल हो। दूसरा, यही हमारा साइट है फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस के लिए इंपॉर्टेंट साइट है ये। देखिए हम बात करें प्रोकैरियोट्स की, इसलिए ये 70S टाइप है, राइट ना। दो तरह के टाइप्स होंगे, याद होगा। एक 80S टाइप होता है, एस इज द सेडिमेंटेशन यूनिट, और श्वेतबर्ग बोलते हैं जिसने इन्होंने खोजा था, सेडिमेंटेशन के मैकेनिज्म्स को बताया था उन्होंने। तो जो एस टाइप है ये आपको पता है कि ये कितना 50S राइबोसोम और जो 30S राइबोसोम है, इन दोनों सब यूनिट से मिलने से बनते हैं, राइट। इसी में एक और इंपॉर्टेंट साइट आता है कि व्हाट डू मीन बाय पॉलीसोम, दोबारा आया क्वेश्चन अपने नीट में, और पॉलीराइबोसोम्स। पॉलीराइबोसोम्स ये क्या है? तो आप देखोगे जो मैसेंजर आरएनए हैं, और जब ये मैसेंजर आरएनए राइबोसोम्स के साथ एसोसिएट्स हो जाते हैं तो दे कॉन्स्टिट्यूट स्पेशल स्ट्रक्चर एंड दिस इज कॉल्ड पॉलीराइबोसोम्स। दे आल्सो प्ले अ वाइटल रोल इन प्रोटीन सिंथेसिस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। तो आप देखो यदि ये सेल है तो यहाँ पे आपको राइबोसोम्स जो हैं ये दिखाई देगा। सो दीज आर योर राइबोसोम्स, राइट। नाउ अब आइए बात करते हैं, इसके अंदर हमने पढ़ा था कि भाई बैक्टीरिया तो हाईली डाइवर्सिफाइड है विद रिस्पेक्ट टू न्यूट्रिशन। तो फोटोसिंथेसिस क्या करती है? यस, फोटोसिंथेसिस भी करती है, और ये ऑटोफोटोट्रॉपिक भी है और कीमोफोटोट्रॉपिक भी है। तो जब ये ऑटोफोटोट्रॉपिक है तो सनलाइट को ट्रैप करता होगा, उसके लिए कोई तो स्ट्रक्चर होगी इसके अंदर। आइए इसको पढ़े, बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, और इसके कारण उसकी कलर भी अलग अलग होती है। एंड दैट वेरियस स्ट्रक्चर फाउंड इन द साइटोप्लाज्म ऑफ बैक्टीरिया इज कॉल्ड क्रोमैटोफोर्स। तो अब हमारे पास जो फोर्थ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, दिस इज क्रोमैटोफोर्स। नाम से लग रहा होगा क्रोमैटो है, क्रोम का मतलब होता है कलर्ड, राइट, और सोमा का मतलब बॉडी। तो ये ऐसी बॉडी होगी जो कलर्ड होगी, इसके अंदर कलर के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी। तो अब हम बात करें जो फोर्थ है अपने पास, दिस इज क्रोमैटोफोर। क्रोमैटोफोर ये क्या है? सो दिस इज द photosynthetic pigments present in autotrophic bacteria। ये क्या करेगा? ट्रैप सनलाइट for light reaction of photosynthesis। अब इसमें कौन कौन से पिगमेंट्स होंगे? यदि हम फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स की बात करें तो आप देखेंगे इसमें बैक्टीरियोक्लोरोफिल, साइटोप्लाज्म में डिटेल पढ़ेंगे इसके स्ट्रक्चर्स के बारे में। बैक्टीरियोक्लोरोफिल होएगा, उसके अलावा थाइलेक्वाइड्स होंगे, उसके अलावा कैरोटिनॉइड्स होंगे। ये तीन इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स होंगे किसके अंतर्गत? क्रोमैटोफोर्स के अंतर्गत। बड़ा कॉमन एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल से समझे। इसके अंतर्गत एक एग्जाम्पल ले, जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है रोडो एस्पाइरिलम। अब ये जो रोडो एस्पाइरिलम फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है, इसके मेम्ब्रेन पे ही ये क्रोमैटोफोर्स पाया जाता है जो सनलाइट को ट्रैप करता है एंड फोटोसिंथेसिस को एग्जीक्यूट करता है। तो वेरी गुड एग्जाम्पल इज व्हाट? यस, रोडो एस्पाइरिलम।
और एक और मजेदार बात आप देखते होंगे, जैसे मछलियां हैं पानी के अंदर है और डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के, रेड भी हैं, ग्रीन भी हैं, ब्राउन भी, हर तरह की मछलियां हैं। क्या कारण है कि उसके अंदर भी वो कलर्स है? यस, कुछ लोअर इनवर्टिब्रेट्स, सम लाइकेंस, सम लोअर प्लांट्स, आप देखोगे कि ये जो क्रोमेटोफोर्स हैं वहां भी पाए जाते हैं, और यही कारण है कि उसके अलग अलग रंग वहां दिखाई देते हैं। क्रोमो मीन्स कलर्ड, लेकिन ये रंग जो हैं वो एक बॉडी के रूप में दिख रहे हैं, बॉडी है जो रंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो वैज्ञानिकों ने नाम क्या रखा? क्रोमेटोफोर। लेकिन यदि हम स्पेशली बैक्टीरिया की बात करें तो ये फोटोसिंथेटिक है हमारा, और जैसा आप सबको पता है ये थैलाक्वाइड्स है। तो आप देखेंगे कि भाई थैलाक्वाइड्स का ये इस तरह से पिगमेंटेड स्ट्रक्चर स्कैटर्ड होगा, ये ही है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स है जो स्कैटर्ड होता है साइटोप्लाज्म में फॉर ट्रैपिंग सनलाइट टू कंटिन्यू फोटोसिंथेसिस, राइट। तो इस तरीके से हमने देखा क्रोमेटोफोर्स के बारे में, राइट। अब एक लास्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर आता है कि इनसे अलग एक और भी स्ट्रक्चर है जो साइटोप्लाज्म में कहीं अटैच नहीं है किसी के साथ, वो लाइफ फ्रीली, वो स्वतंत्र रूप से साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, and these are collectively called as, क्या याद करो? yes, this is cell inclusion। तो आइए बात करते हैं सेल इंक्लूजन्स की, जो बैक्टीरिया में आपको बहुत साफ साफ दिखाई देगा। Yes, so now we are talking about fifth part, and this is cell inclusion। ऐसा मानते हैं ये जो सेल इंक्लूजन है ये हमारा साइटोप्लाज्म में पाया गया, बट ये साइटोप्लाज्म में कैसा होगा? ये बिल्कुल ही फ्रीली लाई करेगा। तो आप देखें ये क्या है? सो दिस इज द रिजर्व फूड of bacteria। Now second, live freely in the cytoplasm। कौन कौन से हैं वो? एग्जाम्पल्स की बात करें, फर्स्ट दिस इज वोलुटीन ग्रैन्यूल्स, इसी को फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स के नाम से भी जानते हैं। तो ये पॉलीमर्स हैं ऑफ फॉस्फेट, ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट्स होते हैं और यही हेल्प करता है एटीपी के फॉर्मेशन में। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर cellular activity, as ATP is the cell currency, you all know। Second, we have PHB, this is poly beta हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट, राइट। ये क्या है भाई? तो आप देखेंगे ये फैट इक्विवेलेंट्स है, फैट को स्टोर करता है। ऐसा मानते हैं कि ये बायो डिग्रेड डबल बनाता है, राइट ना। और इसके अलावा एक और भी आप देखेंगे जो क्या करेगा, वो होगा स्टार्च को स्टोर करता है, एंड दिस इज कॉल्ड ग्लाइकोजन। ग्रैन्यूल, तो बाय नेम इट इज क्लियर, ये ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल है।
तो ये क्या करेगा? यस, ये स्टोर करेगा, ये स्टार्च का स्टोरेज करता है। तो स्टार्च के स्टोरेज के लिए ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल, फैट्स के स्टोरेज के लिए पीएचबी, और पॉलीमर्स के स्टोरेज के लिए वोलेटिन या फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स हो गए। तो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर अंडर द सेल इंक्लूजन। एंड द लास्ट वेरी इंटरेस्टिंग, वो क्या है? एक और चीज हम समझ लें, एंड दिस इज कॉल्ड एज, सिक्स्थ में ले लेते हैं, दिस इज कॉल्ड एज यस गैस वैक्यूल। ये गैस वैक्यूल को ही हम स्यूडो वैक्यूल के नाम से जानते हैं, स्यूडो वैक्यूल। और यही स्यूडो वैक्यूल है जो हेल्प करेगा किस चीज में? इन बॉयंसिंग, फ्लोटिंग, पानी में है तो फ्लोट करने में हेल्प करता है। और ये यूजुअली पाया जाता है कहाँ? यस, ब्लू, राइट ना, ग्रीन बैक्टीरिया और पर्पल बैक्टीरिया, पर्पल ग्रीन बैक्टीरिया। तो इसको मैं ट्रिक्स बताता हूं याद करने के लिए। कैसे याद करोगे कि भाई गैस वैक्यूल है तो गैस निकालने का काम दो ही लोग करेंगे, पीजी टाइप के लोग या बीजी टाइप के लोग। मतलब पीजी फॉर पर्पल ग्रीन, बीजी फॉर ब्लू ग्रीन, राइट। तो ये गैस वैक्यूल है, स्यूडो वैक्यूल है, हेल्प करेगा बॉयंसिंग में बैक्टीरिया चूंकि एक्वेटिक कंडीशन में पाए जाते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर, cell structure of a bacterium, right? So just get a recap what we studied in the whole cell structure. हमने लिया कि सेल स्ट्रक्चर को दो पार्ट में बांटा। पहला लिया सेल इन्वेलप, सेल इन्वेलप में तीन स्ट्रक्चर्स हैं that work together, right, as a single structure membrane। उसमें सेल कोड था, सेल मेम्ब्रेन वॉल था, सेल मेम्ब्रेन आया। फिर हमने देखा कि भाई सेल साइटोप्लाज्म है, उसके अंदर न्यूक्लियोलस नहीं है, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। और ये किसको बना की बात हो रही है? ये न्यूक्लियोइड की बात हुई। न्यूक्लियोइड के बाद हमने प्लाज्मिड देखा। दोनों में डिफरेंस ये है कि भाई दोनों में पाया गया डबल स्टैंडर्ड डीएनए एंड सर्कुलर, बट जो न्यूक्लियोइड है उसका जो डीएनए है वो सर्कुलर होते हुए भी उसकी साइज लार्जर है विद रिस्पेक्ट टू प्लाज्मिड। और प्लाज्मिड यस एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल है, नॉन जेनेटिक है, नॉन एसेंशियल जीन्स है इसके पास, राइट ना। और इंपॉर्टेंट है फॉर द बायोटेक्नोलॉजी, टिश्यू कल्चर, जेनेटिक इंजीनियरिंग, द न्यू एडवांस मॉलिक्यूलर साइंस, राइट। फिर हमने देखा राइबोसोम्स है जो 70S टाइप है, प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है। फिर वी फाइंड क्रोमैटोफोर्स जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स रखते हैं फॉर फोटोसिंथेसिस। देयर वी फाउंड सेल इंक्लूजन, जिसमें देखा फैट्स के लिए पीएचबी था, ये स्टार्च के लिए ग्लाइकोजन था, और फॉस्फेट, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो एटीपी का फॉर्मेशन कराएगा उसके लिए वोलेट्यून और फॉस्फेट ग्रेन्यूल था। जबकि गैस वैक्यूल की बात करें जिसको स्यूडो वैक्यूल कहते हैं, ये भी पाया गया जो फ्लोट करता है साइटोप्लाज्म में, हेल्प कराएगा साइटोप्लाज्म को बैक्टीरिया को फ्लोट करने में, right, in aquatic condition. And this is very common in the PZ and BZ, that is purple green and blue green bacteria. So this is all about the cell structure of bacteria. Okay, thanks.